फासला जरूर है, मंजिलों से दूर है, हौसला मगर दिखाना चाहिए। सांस है तो आस है, आस है तो प्यास है, प्यास है तो फिर बुझाना चाहिए। झुकी झुकी ना हो नजर, झुके न सर, जियो तो ऐसे। सहमा सहमा सा हो दिल, ना हो कोई डर, जियो तो ऐसे। आए जो तुम तो मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सब चले। जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को अशर जैदी की तरफ से बहुत बहुत आदाब। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिसिसागा स्क्वायर 1 के एरिया में मौजूद हैं, सेलिब्रेशन स्क्वायर के करीब, और आज एक बड़ा ही ज़बरदस्त हमने जो है एक महफिल जमाई हुई है, बहुत सारे दोस्तों को मदऊ किया है, और ये बड़ी ख़ास महफिल है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाकिफ़ हैं। सन 2002 की बात है जब पाकिस्तान में पहली बार जियो टेलीविज़न लॉन्च हुआ, जंग ग्रुप का न्यूज़ चैनल, जिसने एक पूरे लैंडस्केप को चेंज कर दिया। ना सिर्फ सहाफ़त चेंज हो गई बल्कि बहुत सारे नए एवेन्यूज़ भी खुले, और वो कुछ दोस्त जो कि उस 2002 की उस टीम में मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान में ये रेवोल्यूशन क्रिएट किया, उनकी आज हमने एक महफिल जमाई है मिसिसागा टोरंटो में। कुछ दोस्त जो हैं वो अमेरिका से आए हैं, कुछ पाकिस्तान से आए हैं, आज सब यहाँ पर मौजूद हैं और आज ये महफिल हमने जमाई है। कोशिश करेंगे कि 2002 के उन सुनहरी यादों को रिलीव करें, आपके साथ शेयर करें, और आजकल वो सारे दोस्त क्या करें उस पर भी बात करेंगे। तो मैं आपसे सबकी मुलाकात कराता हूँ। तो ये जी है मिसिसागा के मशहूर सेलिब्रेशन स्क्वायर का एरिया, और ये हम सारे दोस्त जो हैं पर मौजूद हैं। कुछ हमारे बहुत सीनियर्स भी मौजूद हैं, कुछ हमारे बाद के साथी भी हैं, और कुछ ऐसे नाम हैं कि जिनसे बात करते हुए भी झुंझरी आती है। इतने सीनियर्स हैं हमारे, उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया है, लेकिन आज जिसारत करूंगा और उनसे आपकी मुलाकात भी कराऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे पास यूएस से आए हुए हैं जनाब आरिफुल हक आरिफ साहब। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर आपके? बिल्कुल ठीक हूँ मैं अशर, बहुत ही खुशी हुई है और ये महफिल जमाई है, और इसमें मुझे अल्लाह ने मौका दिया है कि सबको यहाँ जमा किया, और उसके बाद ये आइडिया भी पेश किया कि ये प्रोग्राम किया जाए। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी सर, ये तो बिल्कुल, और बहुत सारे और साथी मौजूद हैं हमारे पास। इरफान हैं, आफ्ताब हैं, मंजर भाई हैं जो आईटी देखते थे। अजीज़ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जियो के उन चंद कैमरामैनों में से हैं जो जब जियो इस्टेब्लिश हो रहा था तो इनके कुछ कारनामे हामिद मीर साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ बड़े मशहूर हुए थे। हमारे साथ जुल्फ़िकार नकवी साहब हैं। इनका जो मुझे याद आता है बहुत सारे कारनामे, लेकिन सबसे बड़ा कारनामा इनका ये था कि इन्होंने 50 मिनट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था, उसके ये प्रोड्यूसर थे, इंफोटेनमेंट के हेड थे, और वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ। और हमारे साथ दीगर हजरात भी मौजूद हैं, उनसे हम सारी बात कर देंगे। शकील आदिलज़ादा साहब हमारे बहुत सीनियर, हमारे उस्तादों में से हैं। शकील साहब आपको भी बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं। कैसा लग रहा है सर आज की महफिल में आपको आके? ये तो ज़िंदगी में अजीब व गरीब शाम है। ऐसी शाम मैंने तो नहीं गुजारी। बहुत खूबसूरत जगह, और जियो जो है वो 2002 में तो शुरू हुआ था, लेकिन जियो के लिए काम हो रहा था कोई 5-10 साल से। बहुत अरसा लग गया, लोग नाराज़ होने लगे थे जो जियो में मुलाजिम थे, तो कहते थे कि भाई शुरू करो। अगर अब्बास बड़े, मैंने एक दिन पूछा कि भाई कब होगा, उनका नहीं मालूम। तो बहरहाल हो गया, और उसने पाकिस्तान में टेलीविज़न की तारीफ बदल। बिल्कुल सर गुफ्तगू सबसे आगे लेते हैं। आरिफ साहब, हम सब तो आपसे वाकिफ़ हैं, आप हमारे उस्ताद भी, लेकिन यंग जनरेशन के जो लोग जो आपसे इतना शनासा ना हो, अगर मुख्तसर बता सकें आपका रोल क्या रहा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रेवोल्यूशन में पाकिस्तान के अंदर? जी, जब जियो शुरू हुआ मुझे पता था कि ये पहले तैयारी हो रही है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या रोल दिया जाएगा। और फिर जब जियो शुरू हो गया तो उसके एक हफ्ते के बाद या 2-4 दिन के बाद मुझे शकील साहब ने बुलाया, और उन्होंने कहा कि हम आपको एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी दे रहे हैं, आपको बहुत बाख्तियार बनाकर यहाँ बिठाएंगे कि आपका डिपार्टमेंट होगा कि प्रोग्रामों को देखेगा, उसको कंटेंट को देखेगा और उसकी मंजूरी देगा। तो ये मुझे नहीं पता था, मैंने पूछा कि क्या करना होगा, उन्होंने कहा उसको कहते हैं सेंसर डिपार्टमेंट। मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है, लेकिन उसके बाद हबीबुर रहमान साहब थे, वो आए, उन्होंने एक डेमो दिया कि कैसे होता है। फिर मैं अकेला बैठ गया, और उसके बाद 3 बुज़ुर्ग, जिसमें से एक यहाँ मौजूद हैं शकील आदिलज़ादा साहब,
اور پھر مدبر رضوی صاحب اور امیر الامام صاحب، یہ خود بخود آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے. پھر ان کی سپورٹ سے ہم آگے بڑھے، پھر عملہ ایک ایک کر کے پھر تو تاریخ ہے سر. پھر تاریخ ہے اور 15-16 لوگ ہو گئے. سر سینسر ڈپارٹمنٹ سے کریٹو لوگوں کا کبھی جو ہے وہ اچھا رشتہ نہیں ہوتا، ساس بہو کا رشتہ ہوتا ہے. تو سر شروع میں کچھ مختصر گفتگو رکھیں گے. کوئی شروع کا جو پروگرام کیپٹل ٹاکس مجھے یاد پڑتا ہے، میرا اپنا پروگرام میچ باکس سے باقی تھے، تو کوئی ایسے پروگرام جن میں کاٹ جھاٹ کر کے آپ کو بڑا مزہ آتا تھا؟ وہ سارے پروگرام ایسے ہوتے تھے اور بہت ہی یہ ناخوشگوار یہ فریضہ تھا ہمارا، لیکن ظاہر ہے آپ لوگ پروگرام کرتے تھے، وہ آپ کی ذمہ داری تھی، سینسر کرنا ہماری ذمہ داری تھی، دونوں اپنے اپنے فرض ادا کر رہے تھے، لیکن ہمیں کوئی پسند نہیں کیا جا رہا تھا اور سارے آ کر ہم سے شکوہ شکایت کرتے تھے. لیکن ہمارے اوپر ایک سپریم کورٹ بھی تھی، اپنے شکیل صاحب تھے، ابراہیم تھے اور اسلم صاحب تھے، تو یہ اس طرح کا چلتا تھا. بہرحال یہ کہ جو ہم رپورٹ لکھتے تھے وہ 30% تو نکل جاتی تھی اور باقی وہ الاؤ کر دیتے تھے. اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا تھا. سر آپ کی اجازت ہو تو باقی لوگوں سے بھی تھوڑی بات کریں. تو ہم نے آپ کی دو بہت سینئر لوگوں سے ملاقات کرائی. اب ایک اور بہت سینئر شخصیت جو کہ میرا ان سے بڑا تعلق رہا، اور خاص بات یہ ہے کہ ہم محلہ بھی ہیں، ہم جامعہ بھی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے جیو میں بھی ایک ساتھ کام شروع کیا. ذوالفقار نقوی صاحب بڑے اسمارٹ ہوتے تھے، اب بھی اسمارٹ ہیں، اب ان کی اسمارٹنس ذرا مختلف لیول کی ہے. تو ذوالفقار اگر مجھے یاد پڑتا ہے پہلا پروگرام جو آپ کے ہم نے دیکھا آپ کو پروڈیوس کرتے ہوئے، آپ انفوٹینمنٹ کے ہیڈ بھی بنے، وہ تھا 50 منٹ. نو ڈاؤٹ ایک مارکت الارا پروگرام، رؤوف صاحب اس کے ہوسٹ ہوتے تھے اور پیچھے برین آپ کا تھا. کیا یادیں اس پروگرام کی؟ بے شمار یاد ہے. بلکہ ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی عارف صاحب جیسے فرما رہے تھے، عارف صاحب کے ساتھ ہمارا تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہر وقت یہ بحث مباحثہ رہتا تھا اس چیز کے اوپر. اور پھر ہم نے یہ کرنا سلسلہ شروع کر دیا کہ ہم اس پروگرام کے اندر جان بوجھ کر ایسی چیزیں کرتے تھے جو کہ سینسر کے اندر، مطلب آپ کہہ لیں نا کہ زیادہ جیسے فلموں کے اندر کیا جاتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ایکسپوزڈ سینز دکھا دیے جاتے ہیں، اور پھر سینسر بورڈ اس کو جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے اور جو اصل سین نکلنے والے ہوتے ہیں وہ سین نکل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ہم یہی کام کیا کرتے تھے عارف صاحب کے ساتھ. ہم جناب جان بوجھ کے اس طرح کی چیزیں کچھ کر دیا کرتے تھے اور پھر وہ عارف صاحب ان کو کاٹ دیا کرتے تھے، جو کہ ہمیں بھی نہیں چلانی ہوتی. جی. اور بات ذوالفقار بھائی باتیں بہت ہو سکتی ہیں تو گھنٹوں بھر کے سیریز بن سکتی ہے. نیٹ فلکس کی سیریز کے جیو پہ کیا ہوا یہ بتائیے. آج کل کچھ صحافی بڑے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جان کو خطرہ ہے، ہم ویڈیو ریکارڈ کرا دیں گے. آپ لوگوں کے زمانے میں بھی ایسے خطرات آتے تھے، دھمکیاں ملتی تھی؟ میرا خیال ہے اس طرح کا واقعات ہوتے تو نہیں تھے. میرے اور رؤوف صاحب کے ساتھ بہت دفعہ اس قسم کے واقعات ہوئے جس کے اندر ہمیں نو ڈاؤٹ ہمیں اکثر جگہوں پہ چھپنا بھی پڑا. کچھ دفعہ ہم کو جو ہے دیواریں پھاند کر بھاگنا بھی پڑا. رؤوف صاحب دیوار پھاندتے تھے؟ جی جی جی. اللہ، یہ بریکنگ نیوز ہے. رؤوف صاحب دیوار پھاندتے تھے، بھاگنا بھی پڑا. پھر ہمیں ہمارے جو ڈائریکٹر نیوز ہوا کرتے تھے اظہر عباس صاحب، ان کا بھی جی استاد محترم ہمارے، انہوں نے پھر ہمیں میسیجز دکھائے بڑے خطرناک، جو کہ ان میں میرے نام کے ساتھ ان کے پاس میسیجز آئے ہوئے تھے اس طرح کے، وہ انہوں نے دکھائے. تو وہ مطلب یہ تو ساری چیزیں ہوتی تھیں بہت، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ ہم ویڈیو بنا دیں. اور وہ یہ نہیں، مطلب میرا خیال ہے میڈیا اس حد تک اس زمانے میں اتنا وائلنس نہیں تھا یا اتنا ورنیبلٹی نہیں تھی جتنی کہ اب مجھے نظر آتی ہے. اچھا آپ کے پاس اگر ویڈیو تو مجھے دے دیے گا، خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہوا میں چلا دوں گا. میرے پاس یوٹیوب پہ ویوز بھی آئیں گے. آگے چلتے ہمارے بہت پیارے دوست عزیز احمد، اور جن کو ہم لوگ چلے چھوڑے وہ آپس کی باتیں وہ آپس میں کریں گے. امریکہ سے آئے ہوئے، ورجینیا سے، آج کل وائس آف امریکہ میں جو ہیں وہ کام کر رہے. تو عزیز پہلے یہ بتائیے، آپ کے پہلے تھوڑے سے بال ہوتے تھے لیکن ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پرت کی وکٹ بنتا جا رہا ہے، تو کبھی بال آپ نے ٹرانسپلانٹ وغیرہ کرانے کی کوشش کی، سوچا اس بارے میں؟ نہیں، شادی کے وقت سوچا تھا لیکن یہ کہ جب لڑکی مل گئی تو میں نے کہا کوئی میرا خیال ہے ضرورت نہیں. اتنے خرچے کی کیا ضرورت ہے. جی ہاں. لیکن ظاہر سی بات ہے جیو میں جب آیا تھا تو اس وقت تو میرے اچھے خاصے بال تھے. پھر آہستہ آہستہ ہمارے باس کی طرح
हमारे भी पास एक बात मैं तमाम देखने वालों से जरूर शेयर करूंगा, इस पे मैं भी शामिल हूंगा कि जब 2002 में हम शुरू हुए थे तो माशाल्लाह हर आदमी सेहतमंद होता था, और बल्कि सेहतमंद नहीं, अच्छा खासा गुड लुकिंग होता था, पतला दुबला होता था। अब आप देख सकते हैं कि हालात बदल गए। शुक्र है कि कैमरा इस वक्त जो है वो मेरी तरफ नहीं है। आरिफ साहब आपकी तरफ नहीं आऊंगा सर, आपको हमने हमेशा फिट एंड फाइन देखा है। तो अजीज, जो मुझे पुरानी यादें आती हैं, वैसे जैसे मैंने कहा ना कि नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज बन सकती है, लेकिन अगर पुरानी बातें याद करें तो आप हामिद मीर के साथ और बाकी, मुझे उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, वो दूसरे कौन साहब थे आप? नुसरत जावेद साहब सीनियर, बहुत लोग हैं, नासिर बेगचुताई। आपने इन सब की आदतें खराब की, पता नहीं कहाँ कहाँ, लबनान, सीरिया, अफगानिस्तान, कहाँ कहाँ आप घूमे। तो इन लोगों के साथ कैसा तजुर्बा रहा इतना जगह जाने का, शूट करने का? भाई नासिर बेगचुताई साहब के साथ, हामिद मीर साहब के साथ बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी यादें और बहुत अच्छे तजुर्बात हैं। ख़ास तौर से हामिद मीर साहब के साथ, क्योंकि हमने इराक वॉर कवर किया अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान का एक बड़ा अच्छा वाक़या, जो कि ख़तरनाक वाक़या है। हामिद मीर और हम जब गए हुए थे एक अफ़गानिस्तान में कारज़ाई का इंटरव्यू करने, और अब्दुल्ला, तो हमें जो टैक्सी ड्राइवर मिला काबुल में, वो हमें फ़ील हुआ कि वो इंटेलिजेंस का ही बंदा था। ओहो, तो वो हमें क्या लगा कि तुम्हें रशीद दोस्तम के पास लेके चलते अरे और उसका इंटरव्यू करवा देंगे। वो वहाँ लेके गया। फिर उसके बाद उसने कहा कि जो अहमद शाह मसूद के भाई के घर हमारा इंटरव्यू करवा दो। तो जब हम उसके घर गए अहमद शाह मसूद के, तो उसके भाई बैठे हुए थे, तो हामिद मीर ने मुझसे कहा कि ये मुझे वो जगह लग रही है जहाँ हमने उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया था। तो मैंने कहा मीर साहब ज़रा खामोश रहिएगा, अहमद शाह मसूद का भाई। तो उन्होंने, अहमद शाह मसूद का भाई जैसे ही आया, उसने कहा मैंने आपको कहीं देखा है। हामिद मीर ने कहा हाँ मैं वही हूँ जिसने उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया था। तो उसने कहा कि और मुझे लग रहा है कि ये वही जगह है। अब वो ये सुना और उसने एकदम से उठ के खड़ा हुआ, कहने लगा थैंक यू जेंटलमैन, और मुझे आप लोग इजाज़त दें, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, आप लोग चाय पिए। वो बाहर निकला और उसके ऊपर हमला हो गया। वाह। उसके बाद जब हम लोग होटल पहुंचे तो एक गोरा हमारे पास आया और उसने हमें कहा कि आप लोग यहाँ से फौरी तौर पे निकल जाएं, क्योंकि आप लोगों को मारने का प्लान है। ओहो हो। और उसने कहा कि यूनाइटेड नेशन की फ़्लाइट आप लोगों के लिए तैयार खड़ी हुई है और आप लोग फ़ौरन इस्लामाबाद के लिए पहुँचे। तो फिर मैं और हामिद मीर हमने जल्दी जल्दी अपना सामान लपेटा है, और हमने जो 2-4 इंटरव्यू रह गए थे उनको भी छोड़ के फौरी तौर पे हम यूनाइटेड नेशन की यार अजीज, अगर रुक जाते तो हम आप पे प्रोमो बना रहे होते हैं। हर साल हम आपके तस्वीर भी आते, पहले शहीद, जियो के पहले शहीद होते हैं आप। लेकिन अच्छा अजीज, चले इसी से बात बताता हूँ, बाकी लोग तो जी बिल्कुल, हामिद मीर साहब भी साथ थे। अच्छा अजीज, ये बताइए कि हम लोग तो फील्ड के लोग हैं, ये लोग प्रोडक्शन में आते हैं, फील्ड में रिपोर्टर्स को पब्लिक के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है, अक्सर तो पिटाइयाँ भी हो जाती हैं, ऐसे सीन भी हुए? ऐसे सीन भी हुआ। आपको पता है हमारे जाहिद मजहर बड़े अच्छे दोस्त थे, तो हैं, अब वो अफसर हो गए ना उनके। एक दफ़ा एक बहुत ज़्यादा हंगामे हो रहे थे, उसमें अहले तशी अफराद जो है वो हंगामा कर रहे थे। तो फ़हीम सिद्दीकी और हमारे अजीम कैमरामैन को जो है ISO के कुछ लड़कों ने पकड़ लिया और वो उनको मारने लगे। तो इतनी देर में जाहिद मजहर आ गए, वो खुद क्योंकि अहले तशी थे, काले कपड़े पहने थे, तो वो आ गए। उन्होंने कहा हट जाओ सारे यहाँ पर, ये हमारे लोग हैं। तो कुछ लोग पीछे हट गए, उसमें से एक बंदा आगे आया, उसने कहा अबे तुम कौन है? और जाहिद मदर को पकड़ लिया, कहने लगे तीनों को डालो। अच्छा जी सर, आपने ये पूछा था कि धमकी, जी सर, तो धमकी की अमली धमकी मुझे दी गई कि जब मैंने आलम ऑनलाइन पर बहुत ज़्यादा काट पीट शुरू की, तो ये वो फिर मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे सर, जो है वो चढ़ गया और गुस्से में आ गए। उस वक्त वो डिप्टी मिनिस्टर थे, वजीर ममलकत, और MNA थे और MQ में थे, और उन्होंने, मैं घर आ गया, उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया, वो इस कदर चीखे चिल्लाए, इस कदर गालियाँ दी, इस कदर धमकी दी कि मैं अब वो धमकी दे रहा हूँ जो MQ देती है ना। और उसके बाद मेरी सर यानी बोरी, हाँ जी, बिल्कुल धमकी दे दी। तो फिर मतलब आधा घंटा तक बोलते रहे। उसके बाद वो फ़ोन ख़त्म हो गया। फिर मैंने शकील साहब को फ़ोन किया कि भाई आपके साथ तो इतने गार्ड्स हैं और ये वाकई हकीकी धमकी दी गई है। तो फिर शकील साहब ने बड़ा अफसोस का इज़हार किया। फिर उनको बुलाया, दूसरे दिन माफ़ी मंगवाई और मेरे पास आके माफ़ी मांगी। ये भी उसका बड़ापन था। बिल्कुल जी शकील साहब, डॉक्टर आमिर की बात हो रही है, हम सब का उनके साथ बहुत साथ रहा है,
कुछ लोगों के वो मैं तो ये कहूँगा एक तरह से उस्ताद भी थे और एक जो उनकी शख्सियत थी पाकिस्तान की पूरी मीडिया पे जो उनकी शख्सियत का असर था वो अपनी जगह अब वो हम में नहीं रहे। आपकी क्या यादें हैं उनके हवाले से? मेरी उनसे कोई दोस्ती तो नहीं थी, जी सर। लेकिन मैं उन्हें खूब जानता था। वो एक नहायत टैलेंटेड आदमी बिलाशुबा सर। थे। और ये तो वाक़या है कि वो मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों के बारे में बखूबी जानते थे। वो आलिम तो उन्हें कहा जाता है, आलिम तो खैर वो नहीं थे जी लेकिन उन्होंने मजहबियात पर बहुत पढ़ा, जी सर। बहुत पढ़ा था। तो उनके जाने का बड़ा अफसोस हुआ और पूरे पाकिस्तान को हुआ। हालांकि उनके आखिरी ज़माने की जो एक्टिविटीज़ थी वो ज़रा मशकूक हो गई थी और वो लोग हैरत ज़दा थे कि ये शख्स इस कदर दूर भी जा सकता है। तो सर वो बाकमाल आदमी थे, इसमें कोई शुक्र नहीं। सर उन्हें उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। इंशाल्लाह जब भी टेलीविज़न का जिक्र आएगा, एंकर्स का जिक्र आएगा, जी तो आलम आमिर लियाकत को फरामोश नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर, हमारे साथ एक और बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं मंजर भाई। हम लोग तो अपने काम करते रहते थे, मंजर भाई हमारे आईटी डिपार्टमेंट में होते थे, अब तो खैर ये यहाँ पर कनाडा में मौजूद हैं। एक बहुत सक्सेसफुल कम्युनिटी चैनल चला रहे हैं हैदर टीवी के नाम से। तो मंजर भाई, एक बात का बड़ा हमें सुकून हुआ जियो के आने से, और अजहर साहब ने भी इसका कहा था कि सहाफ़त जियो आने के बाद सहाफ़ी भी बड़े धड़ल्ले से सीना चौड़ा करके कहते हम भी कुछ हैं। और अजहर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, जब किसी घर में रिश्ता जाए और कहे कि लड़का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है तो उसको लड़की मिल जाती, पहले तो सिर्फ आईटी वालों को मिलती थी। तो जी जी, ये अजहर साहब के अल्फाज है, मेरे नहीं है। तो ये बताइए, अजहर साहब का कॉल है, अजहर अब्बास साहब के, तो जियो जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के आईटी डिपार्टमेंट को संभालना कोई आसान काम तो नहीं है? नहीं, यकीनन सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक मेरे लिए भी बहुत ही बड़ी एजाज़ की बात थी कि जिस वक्त पाकिस्तान में ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इवॉल्व हो रहा था, ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो मैं उस ग्रुप का हिस्सा था जिसने बाद में ऑब्वियसली दुनिया भर में उर्दू बोलने वालों के लिए एक नुमाइंदा चैनल भी बना। और उस वक्त में ऑब्वियसली हम लोग उन तमाम लोगों के साथ जो कि आज बड़े बड़े नाम हैं उनके साथ काम कर रहे थे। तो आसान लफ्ज़ों में ये था कि जिस तरह आप सहाफ़ियों के लिए ये बात कह रहे हैं ना, तो जियो का कार्ड लटका के गले में हमारे भी बड़े भरम हुआ करते थे। और यहाँ पे आके मैं अक्सर दोस्तों से मिलता हूँ, या बात होती है तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के भरम थे ना वो हम मिस करते हैं। हालांकि जियो का कार्ड अल्लाह का शुक्र है आज भी है। 20 साल से मुझे फ़ख्र हासिल है कि मैं जियो का हिस्सा हूँ और आज भी हिस्सा हूँ। तो बट यहाँ पे जाहिर है वो भरम, वो बदमाशी और वो अय्याशी नहीं है। अच्छा मज़े, ये कितनी दफ़ा हुआ कि मोहल्ले में किसी आंटी ने आके कहा हो कि मेरे बच्चे की फलां तकरीब है, जियो पे चलवा दो, आपने चलवा दिया, फिर पूरे मोहल्ले में आपकी टोर हो गई, ऐसा कितनी दफ़ा हुआ? सच बोलिएगा। नहीं, मैं कभी इन चीज़ों में खैर नहीं, यार मतलब सच बोलिएगा प्लीज। लेकिन सच बता रहा हूँ, मैंने कभी भी टीवी पर चलवाने की कमिटमेंट कभी नहीं की। अच्छा। ना, क्योंकि मुझे मालूम था जो हमारी पॉलिसी थी, ये सबको मालूम है कि आप ये इतने आराम से वहाँ पे कर ही नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता ये जरूरत है, कोई आता था कि पानी का मसला है, सड़क का मसला है, किसी को कह दो, रिपोर्टर से कह दिया, टैंकर डलवा दिया, ये चीज़ें इनके भरम बहुत है, बदमाशी बहुत। बिल्कुल ये किया। और जितनी जियो जैसे नेटवर्क को चलाने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, जाहिर सी बात है मुख्तलिफ लोग आपके सिस्टम को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, वायरस से प्रोटेक्ट करना है, लोगों की अपनी शिकायत, कभी हम कराची से दुबई वीडियो भेज रहे हैं तो लिंक डाउन हो गया। खैर अब तो टेक्नोलॉजी बहुत नई हो गई। मंजर, क्या क्या आईटी के प्रॉब्लम्स होते थे? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, सिर्फ यही नहीं थे, मतलब आप ये सोचेंगे बैरूनी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। कभी हुकूमती प्रेशर होता था कि जी लिंक आपका बंद कर दिया, फिर आपने अल्टरनेट काम करना है। आप लोग तो फील्ड में जाते थे, फुटेज लाए और लाके आईटी में दे दिया आपने, उसको दुबई तक पहुंचाना और वहाँ से भी टीवी तक पहुंचाना, वो एक बहुत बड़ा मरहला था। और अच्छा मतलब ये सारी बातें होती रहेंगी। अब थोड़ा सा लाइट मूड में करते हैं यार, वो जरा आईटी की टेक्निक बताइए, जुगाड़ क्या है कि एयरवाई को आपने पहले से उठा के 8वें पे रख दिया, जियो को 12वें से उठा के दूसरे पे रख दिया, वो क्या जुगाड़ दिया यार, ये बताइए। ये जुगाड़ नहीं थी, एक्चुअली आप लोगों की मेहनत थी जिसकी वजह से ये सब कुछ वहाँ पे हो। वाह 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 वाह, आपको तो किसी सियासी पार्टी के उसमें होना चाहिए। क्या माशाल्लाह डिप्लोमेटिक जवाब आते हैं आपको। अच्छा अब हम आगे चलते हैं पेशावर। हमारे साथ आफ्ताब मौजूद हैं जो कि जियो पेशावर के बड़े निडर और बहादुर रिपोर्टर थे। ऐसी जगहों पे जाके रिपोर्टिंग करना जहाँ मुझ जैसा आदमी तो जाने से पहले ही 4 दफ़ा सोचे और
वसीयत लिखवा ले। आफ्ताब ने और पेशावर के बारे में यूँ कहेंगे कि इस शहर ने बड़ा बुरा वक्त देखा, इतना खूबसूरत शहर, लातादाद ब्लास्ट, लातादाद नेगेटिव खबरें वहाँ से आई हैं। आफ्ताब ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया। आफ्ताब, जियो पेशावर में रिपोर्टिंग करना, मैं एज ए रिपोर्टर खुद कह सकता हूँ ये किसी नरम दिल या कमज़ोर दिल के आदमी का काम नहीं है। लेकिन शुक्रिया, आप सबसे मिलके खुशी हो रही है, आपने मौका दिया बात करने का। और यकीनन जब जियो लॉन्च हो रहा था तो उस वक्त तो मैं खुद 9वीं 10वीं में पढ़ रहा था, तो मेरे लिए एजाज़ की बात थी जब मैंने जियो ज्वाइन किया था, क्योंकि जब आप एक चीज़ देख के बढ़ रहे हो फिर उन्हीं लोगों के साथ काम करें तो ये हमेशा से मेरे लिए फ़ख्र और एजाज़ रहा। और फिर आप धमाकों की और उसकी बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा मतलब पेशावर में जो लोग रह रहे थे शायद वो सब निडर हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि हर 24 घंटे में एक बड़ा धमाका होता था। मतलब सिचुएशन ये थी कि हमने एक एक दिन में 3-3, 4-4 धमाके कवर किए थे, तो हम तो कवर कर रहे थे लेकिन वो जो लोग रह रहे थे पेशावर में तो वो कोई भी भागा नहीं है। और हमने मतलब रिपोर्ट्स बनाई हैं इस पर कि जब धमाका होता था उसके 2 से ढाई घंटे बाद जो सिचुएशन होती थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। मतलब एक बाज़ार में धमाका हुआ है तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो जब ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे हो तो जाहिर है एहसास ही नहीं होता ये। तो अब जब यहाँ पे बैठे हुए और सोच रहे हैं कि हमने क्या कुछ कवर किया, क्या किया है, तो यार देख के थोड़ा मत याद दिलाई और नेगेटिव। अच्छी बताइए, आपने कहा जब जियो लॉन्च हुआ तो आप किसमें थे? 9वीं 9th क्लास। अच्छा, फिर हम लोग तो आपके लिए मॉडल होंगे, इंस्पिरेशन होंगे आप नहीं यार। अब थे, इतना बात ना करें कि आप 9वीं जमात में थे यार, मतलब माशाल्लाह। आप मैं भी चौंका। अच्छा हम लोग serious कह रहा हूँ। मुझ समेत किस किस को आप टीवी पे देखते थे ये बताइए। राशर भाई आपको ही शायद देखा है, बाकी अच्छा। और मजे की बात ये कि अजीज भाई शायद भूल गए हो, अब मैं जियो में आया था तो पहली दफा इनके हाथ से PD 150 पकड़ के इन्होंने मुझे सिखाया था कि PD 150 वाह 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 कैसे है। वाह उस्ताद हुए ना, उस्ताद हो जी जी कई लोगों के उस्ताद हैं, नो जी डाउट, एडिटिंग में भी और कैमरा में। तो आफ्ताब बस एक बात और बता दिए कि इस वक्त जो हमारे साथी, जाहिर सी बात है उनके हवाले से हमारा दिल लगा रहता है वैसे पूरे पाकिस्तान में, लेकिन पेशावर के साथियों के हवाले से एक धड़का लगा रहता है। इस वक्त मुख्तसर बताइएगा किन हालात में हमारे साथी वहाँ काम कर रहे हैं? हालात इंशाल्लाह मतलब अब तो नॉर्मल है, बेहतर है। जो सिचुएशन थी मतलब 2008 से 2013-14 तक, अब वो वाले हालात तो नहीं है। और अब देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ी तो कहीं पे भी महफूज नहीं है। जैसे कि एक सहाफ़ी को पिछले दिनों चारसदा में मारा गया है, उससे पहले जो दीगर मतलब जो जनूबी अजला है वहाँ पे सहाफ़ियों को मारा गया है, नौशहरा में एक सहाफ़ी को मारा गया था। तो कहीं पे भी मतलब इवन सिंध से खबरें आ रही होती है तो सहाफ़ी महफूज तो कहीं पे भी नहीं है। लेकिन शायद मैं ये कहूँ कि जो ओरिजिनल सहाफ़ी होते हैं वो मर भी जाएं तो ड्रामा नहीं करते, वीडियोस नहीं बनाते हैं, चुपचाप मर जाते हैं, अपना काम करते रहते हैं। जुल्फ़िकार, मुझे याद पड़ता है कि जो हम आवारी टावर्स कराची में ट्रेनिंग कर रहे थे और गालिबन वो कराची की तारीख का जितना मुझे याद पड़ता है पहला या दूसरा बड़ा धमाका था जो कि हुआ था अमेरिकन कॉन्सुलेट के ऊपर। जी हाँ, और उस वक्त अजहर साहब हमारे डायरेक्टर न्यूज़ थे और सबसे पहले धमाके की आवाज़ पे जो आदमी भागा था वो गालिबन वही थे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे अच्छी तरह याद है। और उधर जो है अजीज़ भी अजीज़ उसके अंदर मौजूद था। मैं वहाँ पे था, फैसल वहाँ पे पहुँचा था, नुसरत अमीन था जी, आप भी वहाँ पे थे जी सर। ये सब लोग वहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन उस वाक़े के अंदर मैं आपको बताऊँ जो सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि हमने पहली दफ़ा इनकाउंटर कर रहे थे, पहली दफ़ा कवर कर रहे थे धमाके को, जिसमें एक बहुत मज़े की बात थी, मज़े की तो नहीं था, तकलीफ दे बात है, लेकिन एक अजीब सा सीन था कि उस काउंसलेट के बिल्कुल सामने एक APC खड़ी रहा करती थी और उसके अंदर 4 रेंजर्स वाले बैठा हुआ करते थे या FC वाले बैठा करते थे। तो जब हम लोग उधर गए तो मैंने देखा कि वो लोग बैठे हुए और एक आदमी वो बाहर छत पे से गन निकाल के सब मशीन गन लेकर खड़ा हुआ होता था। तो वो लेकिन कोई भी मूव नहीं कर रहा। जब हम तभी पहुंचे तो पता चला वो चारों उस धमाके के इम्पैक्ट से मर चुके चले थे, उनके कानों से। अच्छा, अब देखिए इस वक्त मैं डिप्रेसिंग बातों की तरफ नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा उस तरफ जाएंगे। एक और जी 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 बिल्कुल, न्यूज़ करंट अफेयर्स हमारी सीवीज पर है ये जी, हमारे सीवी देख हमारी कोविड की वैक्सीन ने हमें इतना कुछ नहीं किया जितना इन करंट अफेयर्स की वैक्सीन ने किया जैसे कि है आप जी। बता रहे थे कि अच्छी बातें करेंगे इसमें, तो मैंने कहा कि धमाके कवर करके अच्छी बातें अच्छी बातें क्या करें, बल्कि कुछ दफा तो मैं कहता हूँ कि हमारा काम तो नाउजुबिल्ला खाकम बदन के गोरगन का काम है बल्कि। अच्छा, एक हमारे साथ बड़ी मजेदार शख्सियत मौजूद है, इरफान साहब। इरफान साहब, कैसा मिजाज है, क्या हो रहा है आजकल, कहाँ मसरूफ है? इतने अरसे से आपसे मुलाकात नहीं हुई। बस अल्हम्दुलिल्लाह शर भाई, क्रेडिट जाता है अजीज़ भाई को, माशाल्लाह अजीज़ भाई अमेरिका से यहाँ आए जी, बड़ा कमाल किया बिल्कुल। आप भी माशाल्लाह जी, आरिफ उल हक साहब भी आए हुए
तो अजीज़ भाई को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इस महफिल को जमाने के लिए अपना किरदार अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। 2018 से मैं यहीं पर ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इनके बदौलत आज फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात भी हो रही है। और रहा मसला जो बात कर रहे थे हम धमाकों की सारी चीज़ें, यार आप उसको बंद कर दें। तो हमारे क्रेडिट्स पे यही चीज़ें सारी चीज़ें थी। अच्छा आरिफ साहब से जैसे बात हुई कि सेंसर मतलब पे कर दिया करते थे, हमारे लिए जो ये शख्स जो साबित होता था वो अजीज़ भाई थे। हम रिपोर्ट बनाकर लाते थे बड़ी मुश्किलों से बाहर। अच्छा हम टाइकून बाहर टार्जन रिपोर्टर और एड में अजीज़ भाई बैठते थे ऐसे करके बैठ गए और कह रहे बेटा ये भी काटो, ये भी काटो और ये भी काटो। बाद में अजीज़ भाई क्या कर रहे हैं पहले डेस्क को सेटिस्फाई करना कि भाई हमें ये चीज़ें डालनी है, फिर प्रोड्यूसर को सेटिस्फाई करना। लेकिन सीखने का बहुत मौका मिला। अब 2-3 साल जब हमने जियो में गुजार लिए तो फिर फील हुआ कि आप रिपोर्टर बने। हाँ ये बात तो है, राइट। कि वो प्रेशर लेना न्यूज़ का, और न्यूज़ को सिर्फ ये नहीं कि न्यूज़ आगे और देना, न्यूज़ को सबसे पहले एब्जॉर्ब करना, ये जो चीज़ सीखी हमने, ये जियो के अंदर थी। खबर होने के बावजूद आप खबर को रोकना, ये असल में जो चीज़ सीखी वो जियो में सीखी। अच्छा इरफानी बताइए, आप एजुकेशन रिपोर्टर के बेताज बादशाह थे, मतलब एजुकेशन में नाम चलता था आपका। ये बताइए पेपर कितने आउट कराए कभी ये तबाह हुआ? ये बहुत मरतबा हुआ। अच्छा, बहुत मरतबा नाज़िम में इम्तहानात की छुट्टियां भी कराई। ठीक है, इस उसमें क्योंकि पेपर आउट हो जाता था। अच्छा फिर बाद में कि साइंस समझी ये होता क्यों है। हाँ यार क्या होता है ये बताइए जरा। बेसिकली पेपर आउट होना उसे कहते हैं जो बोर्ड से आउट हो। लेकिन ये पेपर आउट होना नहीं, ये लीक होता था जब, क्योंकि कराची माशाल्लाह 3600 किलोमीटर पर जो है मुहित है, तो कराची के करंगी, औरंगी, लांडी, तो पेपर 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले निकलता था, राइट, पेपर शुरू होने से पहले। तो बीच में से जो भी समझ लें आप, जो एग्जामिनर्स हैं या जो भी टीचर्स हैं, तो उनसे कुछ लोगों की सेटिंग्स होती थी, जो एजेंट होते थे तो पेपर वहाँ से निकाल लिया करते थे। तो इस तरीके से पेपर वो फोटो स्टेट की दुकानों पर जाता था। तो हमने उस चीज़ को पकड़ा कि नहीं, ये पेपर आउट होना नहीं है, ये पेपर लीक होना है। अच्छा इसमें बोर्ड का अमल दखल नहीं है। लेकिन वो बेचारा जब खबर चलती थी हमारी, तो जब खबर चलती थी तो नाज़िम इम्तहानात क्या, चेयरमैन क्या, बोर्ड सब क्या निज़ाम था माशाल्लाह, मतलब कहना चाहिए। अच्छा बात है जी सर, जी आरिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आरिफ साहब। ना मैंने कहा कि एक खिताब की तरफ जा रहे हैं। जी सर, मुझे एक दो दोस्तों से और भी मिलवाना है, आप फरमाइए। नहीं आप पहले कर लें। अच्छा पहले कर लेते हैं जी। अच्छा ये तो आप सब ने देखा कि आप इरफान को देख लें, आफ्ताब। अच्छा आज हमारे एक बहुत ही अजीज दोस्त बदर मुनीर चौधरी साहब, जो कि कनाडा के मैं कहूँगा हामिद मीर हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। बदर भाई हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हमें पता है आप ऑटवा में हैं, आप होते तो मज़ा आता, आपके तुफैल किसी रेस्टोरेंट में डिस्काउंट पे खाना भी मिल जाता। इत्तेफाक से आप नहीं है, हम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अच्छा ये मैं जब पैन कर रहा हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह सब लोग जो हैं कनाडा लग रहा है खाते पीते घराने से मौजूद है। एक शख्सियत ऐसा आपको मिलाऊंगा जिसको जवानी छोड़ने का नाम नहीं ले रही, और वो है हमारे प्यारे दोस्त फरहान जमालवी। ये पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं इनके, आप देखिए माशाल्लाह बाल सारे काले हैं, चेहरे पे शादाबी है, जिससे मेंटेन्ड है, ऐसा लग रहा है अभी नेटफ्लिक्स से किसी सीजन को शूट करके आ रहे हैं। फरहान कैसे मिजाज है भाई? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा पहले बताइए इस शादाबी का राज। यहाँ देखिए अजीज के बाल नहीं रहे, मंजर मेरी हालत। आफ्ताब देखिए ये कह रहे हैं कि 34 साल के, आप खुद देखें, और आपका चेहरा माशाल्लाह चश्मे बदूर, ऐसा लग रहा है आमिर खान बुड्ढा होने का नाम नहीं ले रहा। इसका राज क्या है पहले ये बताइए। मैं टॉप गन मैवरिक देख कर आ रहा हूँ। अच्छा एविएटर्स गाड़ी में रखे। जी जी। अच्छा फरहान 2002 और अब 2022 तकरीबन 20 साल का अरसा हो गया, इट्स सच अ लॉन्ग टाइम। जियो के शुरू के आपके क्या यादें हैं? मैंने 2004 में जियो ज्वाइन किया था इंडस टीवी से, और ऑफ कोर्स जियो जब आया तो वो इंडस के बाद पहला गैर सरकारी चैनल था जिसने सहाफ़त को और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म को उसकी लिमिट्स पुश की। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि रिपोर्टिंग और सहाफ़त को आवाम तक और सड़कों तक लेकर गया, और उसमें लोकल वर्नैक्युलर, लोकल डायलैक्ट्स, उसके रिपोर्टर्स और उसके नुमाइंदे भी शामिल होते। वो एक कॉस्मेटिक वॉइस ओवर का स्टाइल था सरकारी टीवी पर, वो हो गया। फिर उर्दू दान हमारे साथ मौजूद हैं, शकील आदिलज़ादा साहब, ये हमेशा हमारी रहनुमाई करते थे, आज भी करते हैं। कारवां किस तरह से लिखना है सही है। अभी सब लोग जो है और जी सर मैं आता हूँ आपकी तरफ, एक मिनट आ रहा हूँ जी, आवाज़ नहीं आएगी। एक जो हमें जियो ने एजाज़ बख्शा वो ये था कि बतौर कल्चर और शोबिज़ रिपोर्टर हम 3 लोगों की टीम थी जिन्होंने जियो एंटरटेनमेंट स्टार्ट किया, उसका आगाज़ किया।
اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جیو انٹرٹینمنٹ کا جو پہلا پیکج بنا تھا واہ 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 یانا گپتا کا، وہ میں نے بنایا تھا، واہ واہ اور واہ اس کو دیکھ کر تقریباً آدھا نیوز روم میرے پاس آ گیا تھا کہ اب اس طرح کی واحیات خبریں بھی چلیں گی ٹی وی پر۔ ماشاء اللہ۔ تو اس طرح کی فضولیات پھیلانے کا سہرا جیو میں آپ کے سر جاتا ہے، چلے زبردست۔ فرحان خوش رہے، اور اب کافی طویل بیٹھک ہو گئی ہے، تقریباً 30 منٹ کی ہو گئی، سب لوگوں سے تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی کرا دیا، تو اینڈ میں دوبارہ اپنے سینئرز کے پاس جاتے ہیں۔ عارف صاحب جی آپ کچھ فرما رہے تھے؟ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جی سر۔ کہ جو 2002 میں جب میں اپنے شعبے میں آ گیا تو اس وقت سارے لاہور کے ہر جگہ کے ساتھی وہاں موجود تھے، تو واقعہ یہ ہوا کہ ابراہیم جو تھے وہ نئے نئے آئے تھے ظاہر ہے، اور بہت جونیئر تھے، 23 سال عمر تھی ان کی، تو وہاں ہر ایک افتخار احمد فتنہ کہ وہ سمجھے کہ یہ اس کا نام ہے، تو وہ پرچی لکھتے تھے فتنہ صاحب یہ کر ادھر آئیے، یہ کام کر دیجیے۔ اس کا جب پارا بالکل چڑھ گیا اور اس کا غصے میں ہو گیا، تو غصے میں آیا اور کہا کہ ابراہیم میں فتنہ میرا نام نہیں ہے، میرا نام افتخار احمد ہے۔ تو ابراہیم صاحب جو ہے انہوں نے کہا بھائی مجھے تو یہی پتا تھا کہ آپ سر کیفیت فتنہ تھی نا، کیفیت فتنہ تھی۔ یہ واقعہ مجھے آج تک یاد ہے، بڑا زبردست واقعہ سر۔ جی شکیل صاحب اختتامی کلمات کچھ کہنا چاہیں گے؟ اختتامی کلمات کو عارف صاحب کہیں گے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی لفظوں کی درستی، فرحان جمی نے کہا جی یہاں ایک لفظ ابھی بہت بولا گیا، اور وہ چونکہ میری ٹوکنے کی عادت ہے، جی سر۔ وہ اہل تشیع بولا گیا، تشیع ہے سر غالباً۔ تشیع۔ جی یہ سر یہ آدمی یہ دیکھ اس نے آج سیکھ لیا، یہ اہل تشیع سے پہلے پٹا تھا، اب یہ دوبارہ پٹے گا۔ اب ایسے ہی محرم آ رہے ہیں، جذبات گرم ہے۔ جی سر جی سر فرمائیے۔ جی کرنا تھا یہ میں نے امیر امام صاحب کو کہا جی کہ یہ لفظ آپ بول رہے ہیں اہل تشیع، تو اہل تشیع ہے، تو بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے نہیں مجھے یقین نہیں ہے، تو انہوں نے جا کے ڈکشنری دیکھی ہے، لوگوں سے پوچھا مجتہدوں سے، نتیجہ یہ کہ وہ معلوم ہوا کہ وہی ہے۔ تو یہ ہوتا رہا جیو میں۔ سر آپ جیسے اگر اشخاص نہ ہو جو ہماری اصلاح کرے، تو میرے خیال میں بہت سے اچھے الفاظ جو ہیں وہ دفن ہو جائیں، اور لوگ پتہ نہیں لطف اندوز کو لطف اندوز ہی پھر بولنا شروع کرتے ہیں۔ جی سر یہ عید پہ ہوتا تھا سر کہ لاہور سے پیکج آتے تھے تو کہتے تھے بچے چڑیا گھر جا کے بہت لطف اندوز ہوئے۔ جی سر کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میرا خیال ہے اب یہ اختتام کرنا چاہیے جی، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا کہ اتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور ان کو جمع کیا جائے، جی، اور پھر میں نے اس کو ارینج کیا، اور پھر میں عزیز کو کہا کہ بھئی آپ بھی آئیے، سب آئیے، تو عزیز صاحب کو اور ساتھیوں کو لے آئے، تو اس طریقے سے یہ محفل جمی۔ پھر میں نے بدر منیر صاحب سے ذکر کیا کہ بھئی اس کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، ہم یہ تیار کر دیں گے، تو بہرحال یہ ماشاءاللہ اب تیار ہو گیا۔ بدر وہ گیا ہوا ہے، اوٹوا گئے ہیں بدر بھائی۔ بدر خود موجود ہوتے تو وہ اوٹاوا گئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ یہاں آتے، تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزہ آیا، اور میرا خیال ہے یہ گروپ اسی طریقے سے واٹس ایپ گروپ ہم بنائیں گے، اور یہ ہم ایسا کرتے رہیں گے کبھی نہ کبھی۔ سر بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، صحافی کو اگر لفافہ اور چائے نہ ملے تو اس کا دل نہیں لگتا سر، تو اس پہ توجہ ہے سر؟ بالکل صاحب وہ تو ہے، چائے کا ہے تو زبردست۔ جی آپ لوگ سنا کہ چائے کا بھی ہے۔ تو جی تھینک یو ویری مچ۔ آپ لوگوں نے تقریباً یہ 30-35 منٹ کا پروگرام ہے، آپ سب نے اپنے دیگر تمام کام، اپنے واٹس ایپ پہ میسیجز، اپنی بیگمات کی باتیں سب چھوڑ کے جو ہے ہماری 30 منٹ کی گفتگو سنی۔ امید کرتا ہوں کچھ اس میں مزیدار باتیں ہوئی ہوں گی، کچھ غلطی ہو گئی ہو، کچھ غلط لفظ نکل گیا ہو مجھ سے یا کسی اور سے، تو درگزر کیجیے گا، معافی دے دیجیے گا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اور بھی ہمارے کچھ ساتھی ٹورنٹو میں موجود ہیں ان کو بھی بلائیں، نیکسٹ ٹائم آپ سے دوبارہ ملاقات ہو۔ سب لوگ خداحافظ اگر کہنا چاہیں۔ بہت شکریہ۔ جیو اور جینے دو، جی اور جینے دو، بالکل سر، جی اور جینے دو۔